हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया का जो इलेक्शन अभी हुए हैं जिसमें 3 राज्यों से बीजेपी जीती है, 1 से कांग्रेस, उसका इम्पैक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी पे क्या होगा? वही तो हम सोच रहे हैं किस क्योंकि ये तरह। छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती भी है भाई। तो अच्छा। वर्ल्ड अफेयर वाले भाई अपने प्रशांत दमन सर इस चीज को समझाएंगे। तो देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। स्वीप मारा नमस्कार ना एंड वेलकम बीजेपी यू ने टू भाई। वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में भारत के जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले जो इंडियन जनरल इलेक्शंस हैं ये होंगे अप्रैल से मई के बीच में मतलब इन 6 महीने भी नहीं रहे यार। 2024। ये तो हाँ? है हमारा लोकसभा के इलेक्शन के बाद चुनाव। होंगे, यानी ये हमारे आप कह लीजिए हमारे क्रिकेटिंग पता नहीं टर्म्स होते में हैं कि नहीं ये है होते। फाइनल मैच। नाउ फाइनल से पहले क्या होता है? सेमीफाइनल। तो अभी जो रिसेंट चुनाव हुए ना, स्टेट इलेक्शंस, ये इनको सेमीफाइनल काफी है। बार मीडिया कह रहा था कि ये बेसिकली सेमीफाइनल्स है। सेमीफाइनल्स में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, और जो नंबर्स निकल के आए हैं दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। किसी को उम्मीद थी नहीं कि एक सिंगल पार्टी ज्यादातर स्टेट्स में इतना डोमिनेट करेगी। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं ये सामने आए हैं ऑफ दी स्टेट्स: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ना हुआ यह है कि बीजेपी ने बड़ी मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है, कांग्रेस सरकार वहां पे बना लेगी। और ये जो 4 स्टेट के इलेक्शंस थे, दे वर मैसिव इलेक्शंस। टोटल 160 मिलियन, मतलब कि 16 करोड़ से ऊपर जो वोटर्स हैं इन्होंने लोगों यहाँ ने पर 4 पार्टिसिपेट स्टेट्स को किया। दिया हालांकि वोट। मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, हम नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर ना कर दें। मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं। मिजोरम के जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं ये भी आने वाले थे, मगर ये थोड़े से अभी डिले हो गए हैं। ये 4 दिसंबर को आएंगे। तो मिजोरम में भी पता लगना अभी बाकी है मिजोरम में कि भी सरकार कौन कल बनाएगा। परसों। बट फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे सामने है इंडिया का पॉलिटिकल पावर मैप। जो स्टेट्स आपको सैफरॉन में दिख रही हैं ये बीजेपी रूल्ड हैं, जो ब्लू स्टेट्स आपको दिख रही है ये कांग्रेस रूल्ड हैं, और बाकी आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स हैं मुख्तलिफ ये पार्टी। बहुत सारी रीजनल पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं। और जो रिसेंट चुनाव हुए हैं ना, इनमें बीजेपी तो कई फुल है मेजर भाई। स्टेट्स हैं जो नॉर्थ आपस में ईस्ट बिल्कुल भी, कनेक्टेड हाँ। है। यहाँ पे आप देख पाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो अभी भी रुझान ही चल रही है, कंफर्मेशन हुई नहीं है कि कितनी सीट जीत ली है किस पार्टी ने, बट रफली लग रहा है कि बीजेपी की 166 सीट्स आ जाएंगी। राजस्थान में लग रहा है कि बीजेपी की 115 सीट्स आ जाएंगी, और छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि ये 55 से मध्य ऊपर सीट प्रदेश सिक्योर बड़ा कर लेंगे। बट अगेन ये हाँ। चेंज हो सकता है, अभी भी रुझानी Size सामने आ रहे wise। हैं। अब ये जो और रिजल्ट्स आबादी है भी ना, बहुत है। ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया, मैं आपको बता दूं ग्लोबल मीडिया ना इंडिया के इन सेमीफाइनल इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो कर रहा था। क्योंकि काफी बार इन चुनावों से ना एक आइडिया लग जाता है कि इवेंचुअली 2024 के जब चुनाव होंगे तब वहां पे कौन वापस पावर में आने वाला है। इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग आज के समय फेस कर रहे हैं बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। कई देश हैं जो भारत को दबाव में भी डालना चाहेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि इंडिया में पावर चेंज होने वाला है, या फिर आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा कमजोर गठबंधन की सरकार बनेगी जो काफी अनस्टेबल होगी। तो एक ऐसे टाइम में जब इंडिया बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, मुश्किल है ये गठबंधन बहुत वाले भाई, इंपॉर्टेंट है हाँ। कि बाहर के कंट्रीज ये समझ ले कि लग रहा है कि वापस इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, चाहे पावर कोई भी संभाले, कोई भी पार्टी पावर में आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक कंटिन्यूटी हो और स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि कुछ साल के लिए सरकार बने, सरकार टूट जाए, उससे देखिए बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ जाती है। अब इंडिया के सामने मेन जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं कौन कौन से हैं? यूएसए देखिए ये दावा कर रहा है कि इन लोगों ने हमारा एक इंटेलिजेंस पन्नू। ऑफिसर पकड़ लिया है जो यूएसए की धरती पर पन्नू को, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था। ये जो इशू है वैसे मैं सारे बता मिल दूं गए काफी यार। सीरियस है। हालांकि इंडिया यूएस के रिलेशंस फंडामेंटल बेस पे ज्यादा इससे अफेक्ट हुए नहीं है, मगर कई रिपोर्ट्स आई हैं कि रॉ के बहुत सारे जो स्टेशंस थे नॉर्थ अमेरिका में ये काफी जगह बंद कर दिए गए हैं। ये पहली बार है सिंस 1968 जो हम ये सब देख रहे हैं। बट अगेन ये सब रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। सेम केस आप अगर देखो कनाडा में आपको मिलेगा। कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे रिलेटिवली खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में निजर किलिंग के बाद, और कनाडा भी आज के समय इंडिया पे काफी प्रेशर डाल रहा है इन्वेस्टिगेशन के इशू को लेकर। फिर देखिए इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब के बीच में इंडो पैसिफिक को हम भूल नहीं सकते। फिर चाइना और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी, इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्रूशल टाइम में ना अगर मान लो कि रीसेंट जो इलेक्शन हुए हैं सेमीफाइनल्स, इनमें ऐसा रिजल्ट आता कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास लीड है, कहीं कोई आ गया है कहीं कोई आ गया है, उससे एक डर ये लग जाता है
कि एक लेम डक सरकार ना बन जाए। ये एक पॉलिटिकल टर्म होती है, एक ऐसी सरकार जो जाने वाली है। जब डोनाल्ड जो ट्रंप का हमारी पता लग बनी गया थी था कि पहले इलेक्शन से। हारने वाले हैं, तब इनको कहा जाता था ही इज अ लेम डक प्रेसिडेंट। और जब एक कंट्री का लेम डक लीडर होता है ना, तब बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। उस कंट्री में निवेश कम हो जाता है, उस कंट्री से बाहर के देश बहुत एंगेज फर्क करना पड़ता है, इसका मतलब है। एक्सटेंसिवली हाँ ना थोड़ा भाई। कम कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अभी जिस भारत सरकार का से बात strong कर रहे leader है, हैं हाँ ये भाई। बाहर निकल जाएगी, एक चेंज आने वाला है। तो जब नई सरकार बनेगी उनसे ही हम बात करेंगे। ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं ना, उससे ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये भी निगेट हो चुकी है। उसके अलावा वैसे मैं आपको ये बता दूं, इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, मॉर्गन मुश्किल है नई स्टैनली जो सरकार यूएसए भाई। की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि भारतीय स्टॉक मार्केट, ये बड़ी स्टेटमेंट थी, मुझे पता नहीं कितना सच है, ये बस इनका क्लेम है, इनके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट 30% तक गिर सकती है 2024 में अगर इलेक्शन आउटकम सरप्राइजिंगली नेगेटिव हुए। नाउ नेगेटिव का मतलब यही है कि बिल्कुल एक गठबंधन की सरकार बन गई जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा पावर में कौन है, और ओवरऑल एक डर बना रहता है कि कभी भी सरकार गिर जाए। इस रिपोर्ट को दुनिया भर में काफी पब्लिश किया गया और कई इन्वेस्टर्स इसलिए ना इलेक्शन से पहले बहुत जरा सावधान हो जाते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री को लेकर। और फाइनली देखिए यहाँ पे एक इशू आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी इन इलेक्शंस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था, इनका मीडिया काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था। रीजन इसका सिंपली यही है कि इनको उम्मीद है कि अगर मान लो कल को कोई गवर्नमेंट चेंज आता है तो शायद आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया का स्टांस थोड़ा सा चेंज होगा, उससे इंडिया अब पाकिस्तान मुश्किल है। वापस थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थे, depend काफी करते इंपॉर्टेंट हैं। भी थे, हमें और नहीं इनका पता इम्पैक्ट चलता, आप हमें नहीं देखोगे पता आने वाले चलता समय इसका यार। में भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। और सिंस हम इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, या मुझे फिर नहीं दी idea। एंटायर मेरे ख्याल लोकसभा। से प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट शायद होता है, लेकिन शायद। अब- आप शायद बता दीजिए कि मुझे आप नहीं हमारा पता। कंफर्म कर दिए यार। सीरियसली हमें नहीं पता था इंडिया की इस इलेक्शन के पीछे कितनी बड़ी वो पॉलिसी चेंज। यार देख लो, देखो अब ये जिस तरह बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब ये किस तरह ये फैसले ले स्ट्रॉन्ग रही है, लीडर है, सब कुछ इसका कर रहा स्ट्रॉन्ग है। लीडर है। बीजेपी में और वो दूसरी पार्टियों में मैं फर्क बताता हूँ। ये एक पार्टी है, वो 13-14 पार्टीज है। जब एक पार्टी का फैसला एक होता है, 13-14 पार्टी जो बनती है ना, उनके फैसले फिर 13-14 होते हैं। सही तो बात फिर है। वो आपस में लड़ाई बनती है, तो गिरने ये का फिर- खर्चा होता तो है। वो सरकार भी गिरने का खतरा होता है देखो उसमें। हाँ। किसी भी कंट्री में मैं कहता हूँ, चाहे पाकिस्तान पाकिस्तान में भी ये हुआ था। हाँ। आप लोगों को याद होगा, अब हमारा आपस में क्या लड़ रहे हैं बैंड वो। बाज गई है। अब वो आपस अभी में एक लड़ दूसरे रहे को हैं। फिर से गालियां दे रहे हैं भाई। मैं कहता हूँ हाँ। कोई भी कंट्री हो, एक ही पार्टी आए उसको जिताओ। बेशक जो अच्छे फैसले लेती है, जो देश के लिए बेहतर है, उस पार्टी को जिताओ। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी हो। अगर आप 10-12 पार्टियां लोगे, वो लड़ते रहेंगे वापस में ले वो देश को बाद में हाँ। सोचेंगे, पहले लड़ाई हमारे करके पाकिस्तान का देख लो क्या किया। 13 पार्टियां मिली हैं, जब इलेक्शन अब आए, बैंड अब लड़ रहे बजा हैं दिए आपस में। मुल्क की। पहले अब भी लड़ नहीं, रहे हैं। हाँ। उस टाइम भी बैंड बजाइए हाँ। जब वो सत्ता में थे। बिल्कुल। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। और बहुत बड़ी होती है पॉलिसी, बहुत बड़ी होती है, मुझे आज पता चला यार। अपना सही बहुत बात है। ज्यादा ख्याल रखिएगा।